सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी लेसन भाग 3 अध्याय 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। ये पाठ हम पढ़ रहे थे, इसकी शुरुआत हमने कर दी थी और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चिट्ठियों के बारे में पढ़ रहे थे हम कि कैसे पत्र लेखन की शुरुआत हुई, किस प्रकार इसका महत्व हमारे जीवन में है और आज के समय में क्या बदलाव आया है इस क्षेत्र में। तो हम पढ़ रहे थे 25 पेज नंबर पर, 25 पेज नंबर पर। शुरू करते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ से, ठीक है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि ऐसे लोगों की आज कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी बहुत समय पहले या कितने सालों पहले किसी ने उनको चिट्ठियां लिखी होंगी, पत्र लिखे होंगे और उनको उन्होंने विरासत के रूप में या अपने धरोहर के रूप में संभाल कर सहेज कर रखा हुआ है। और इनमें देखिए कुछ बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी मतलब व्यवसायी, कवि, प्रशासक या फिर जो सन्यासी है, किसान है, इनके जो पत्र हैं ये सच में अनुसंधान के योग्य हैं। अर्थात इनमें जो जानकारियां लिखी हुई है उनके ऊपर यदि अनुसंधान किया जाए, खोज की जाए, उनको जांचा परखा जाए, पढ़ा जाए तो हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेंगी। तो ये पत्र हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हो सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे गए थे वे सच में स्वयं इंदिरा गांधी के लिए भी और वर्तमान में यदि देखा जाए तो हम सब के लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा का कार्य करते हैं। तो यदि उस समय भी ऐसी कोई टेलीफोन व्यवस्था होती या ऐसे कोई संचार के आधुनिक साधन होते जो आज उपलब्ध है, तो उस समय क्या वे पत्र अपनी पुत्री को लिखते और क्या वे पत्र हमें प्रेरणा के रूप में मिल पाते? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। तो पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। देखिए, ये अंतर है। पत्रों को तो हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, कितने ही सालों बाद में भी यदि हमें जरूरत पड़े तो हम उन्हें निकाल कर खोल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसी हमें आवश्यकता हो उस प्रकार से हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, प्रेरणा के रूप में उनको अपना सकते हैं। लेकिन जो SMS के संदेश होते हैं, SMS क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो जो SMS के संदेश होते हैं जल्दी ही हम उनको भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? देखिए, SMS में बहुत तरह के संदेश SMS के थ्रू भी आते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे संदेश होते हैं जिनको हम संभाल कर रख पाते हैं, सहेज कर रख पाते हैं? ज्यादातर तो हम भूल ही जाते हैं। इतने सारे संदेश आते हैं कि हम उनको पढ़ते हैं, उस समय वह हमें उपयोगी लगते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे पास में रहने चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। वे संदेश जो है जल्दी ही हम डिलीट भी कर देते हैं, जल्दी ही हम उन संदेशों को भूल भी जाते हैं। परंतु पत्र में जो बातें लिखी होती है वे लिखित रूप में होती हैं, वे हमारे पास में स्थायी रूप में रहती हैं और इसीलिए हम कभी भी उनका सदुपयोग अपने जीवन को संवारने में कर सकते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। देखिए, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। तो जैसे महात्मा गांधी के पत्र हैं, ठीक है,
महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखे थे हमारे आप लोगों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में भी शामिल किए गए हैं कईयों के। तो वे जो पत्र हैं, जैसे 8वीं कक्षा में ही एक 7वीं 8वीं कक्षा में ही एक चैप्टर था जिसमें महात्मा गांधी का अपने पुत्र को पत्र लिखा गया था, और उसमें जब वे जेल में थे उन्होंने अपनी सारी जो दिनचर्या थी उसको उन्होंने उसमें शामिल किया था। इसके साथ उन्होंने ये भी उस अपने पुत्र को बताया था कि तुम्हें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए, और किस प्रकार से अपने जीवन का तुम सदुपयोग कर सकते हो, किस प्रकार से योग जो है या फिर व्यायाम तुम्हारी सेहत के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, उत्तरदायित्व की बातें हैं, ये सारी उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने पुत्र को लिखी थी। और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें भी उससे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखे थे, तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक बातें शामिल थी। तो इस प्रकार से इन महान हस्तियों के द्वारा लिखे गए पत्र तो हमारे लिए विरासत या धरोहर के रूप में काम करते हैं। तो दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। बहुत सारे ऐसे म्यूजियम हैं जिनमें आज भी ऐसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पत्रों को, जो कि इन बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा लिखे गए हैं, संभाल कर विरासत के रूप में रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय देखिए उन हस्तियों ने जो पत्र लिखे उनके द्वारा हम देश के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में, या फिर उस समय के समाज को जानने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करते हैं। और भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय जब अंग्रेज लोग यहाँ पर थे तो वे अपने परिजनों को भी पत्र लिखते थे, और वही उन पत्रों में वे यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, देश की संस्कृति, समाज के बारे में, धर्म के बारे में बहुत कुछ बातें लिखते थे। और आज उन सभी बातों को पुस्तकों में स्थान मिल चुका है, और उन पत्रों पर ही आधारित बहुत सारी पुस्तकें तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। इन पत्रों के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि वह जो स्वतंत्रता संग्राम था वाकई में वह कितना महत्वपूर्ण था, देश के लिए कितना संघर्ष किया था लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और सच में वह अपनी जमीन से जुड़ा हुआ बहुत ही मजबूती के साथ में जो खड़ा हुआ एक आंदोलन था। ठीक है, तो ये उन पत्रों के माध्यम से हमें याद होता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। देखिए, वैसे तो पत्र जब लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, पूरा पता लिखा हुआ होना चाहिए। यदि किसी पत्र को सही पते पर पहुंचाना हो, समय पर पहुंचाना हो, तो गलत एड्रेस यदि हम लिख देते हैं तो जो पत्र पहुंचाने वाला डाकिया है वह सही स्थान पर, सही पते पर पत्र पहुंचाने में उसे बहुत कठिनाई होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात ये बताई गई है, महात्मा गांधी जो है वो इतने प्रसिद्ध थे, देश में ही नहीं विदेश में भी इतने प्रसिद्ध थे कि बाहर से, दुनिया भर से उनको जो पत्र मिलते थे उसमें कोई निश्चित एड्रेस लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि महात्मा गांधी इंडिया के नाम से पत्र लिख दिए जाते थे, और वे पत्र निश्चित जगह पर जहाँ महात्मा गांधी रहते थे वहाँ उन्हें मिल जाया करते थे। तो केवल इतना सा पता लिखने मात्र से ही वे पत्र अपने नियत स्थान पर पहुंच जाते थे। तो वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, केवल महात्मा गांधी की बात नहीं थी। उस समय बहुत सारे ऐसे नेता हुए, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो उनके नाम, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थीं और उनके नाम भी इसी प्रकार से पत्र आया करते थे और इसी तरह उन्हें भी सही जगह पर मिल जाया करते थे।
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। मतलब बाहर के इतने देशों से इतनी संख्या में उनको पत्र मिलते थे, परंतु फिर भी वे उन पत्रों का जवाब जरूर देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। देखिए, यदि हमें किसी कार्य को सही तरीके से पूरा करना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें उस कार्य को समय से पूरा करना चाहिए, समय पर उस कार्य को करना शुरू कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी भी ऐसा ही करते थे। वे क्या करते थे, जैसे ही उनको कोई पत्र मिलता था वे तुरंत उसका जवाब पत्र में लिख दिया करते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। कोई अन्य उनके पत्र नहीं लिखता था, बल्कि वे स्वयं इतना व्यस्त रहते हुए भी वे स्वयं अपने हाथों से ही उन पत्रों को लिखते थे। और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। मतलब कि वे अपने दाएं और बाएं दोनों ही हाथों से लिखने में माहिर थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। इन मतलब ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके पत्र आज भी गांव-गांव में यदि देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इनके द्वारा इनके हाथों से लिखे हुए जो पत्र है वो मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। देखिए, हमारे लिए कुछ लोग जो होते हैं वे प्रेरणा स्तंभ होते हैं और उनके द्वारा लिखे गए वो जो पत्र है, कुछ लोग जो है उनको फ्रेम कराकर भी अपने पास रखते थे। वो जो पत्र है उनके हाथों से लिखे, स्वयं वे अपने हाथों से लिख करके भेजते थे, इसलिए वे किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होते थे। किसी की प्रशंसा के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, तो उसे कहते हैं प्रशस्ति पत्र। ठीक है, एक तरह से पुरस्कार ही समझ लिया जाना चाहिए इसे। तो उसी प्रकार से जब गांधी जी या अन्य ऐसे कोई महान लोग पत्रों के जवाब देते थे तो उन पत्रों के जवाबों को वे लोग उनकी याद के रूप में, उनके प्रेरणा के रूप में, किसी प्रशस्ति पत्र के रूप में अपने पास में संभाल कर रख लिया करते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो उनको एक बड़ी हस्ती समझते थे और अपने आप पर गर्व अनुभव करते थे कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पत्र लिख करके उन्हें भेजा है और इसीलिए उसे फ्रेम करवा कर भी रख लिया करते थे। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। इन्हीं पत्रों के आधार पर ये जो ऐसे महान जो क्रांतिकारी हुए या जो महान हस्तियां जो हुई, उनके लिखे गए पत्रों के आधार पर बहुत सारी पुस्तकें भी छप चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आप जानते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन भी महान साहित्यकार, महान काव्यकार हुए हैं। और तो पंत ने भी लगभग 200 पत्र बच्चन के नाम लिखे और निराला के पत्र कौन से? हमको लिखो है कहा, ये पत्र का टाइटल है, शीर्षक है। और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, मतलब इस नाम से भी पुस्तकें हैं। तो ऐसी छपी हुई कई पुस्तकें हमें अभी भी मिल जाती हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना मतलब हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रेमचंद थे, महान उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही जिनको कहा जाता है, कलम के एक प्रकार से जादूगर ही कह सकते हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद, जिनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, वे मुंशी प्रेमचंद ही लेखकों को पत्र के रूप में प्रेरणा दिया करते थे, उनको पत्र लिखा करते थे। जो नए नए लेखक होते थे
लेखन के क्षेत्र में जो नए लेखक होते थे उनको भी वे प्रेरणा देने के लिए पत्र लिखा करते थे और पत्र के जवाब देने में भी वे सदा तत्पर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरक होती है, हमारी प्रेरणा स्रोत है वे, ठीक है। तो महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। देखिए, सन 1915 से 1941 के बीच में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो भी पत्र व्यवहार हुआ था, उन पत्रों को लेकर के और एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, मतलब एक पुस्तक या एक ग्रंथ प्रकाशित हुई है, ठीक है। और वो किस नाम से है? वो है महात्मा और कवि। महात्मा शब्द यहाँ किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए। और कवि शब्द किसके लिए आया है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर सभी जानते हैं, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। उनके जो पत्र हैं इस पुस्तक में छापे गए हैं, इनमें हमें उनकी मनोदशा का पता चलता है और इसके साथ ही बहुत सारे नए तथ्य भी जानने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी नई बातें हमें जानने के लिए मिलती हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। देखिए क्या बताया गया है कि पत्र व्यवहार की परंपरा में परंपरा जो है वो भारत में बहुत पुरानी है और यहाँ पर विशेष बात क्या है, असली विकास तो पत्र का आजादी के बाद में ही हुआ और इन पत्रों को सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज्यादा अच्छी जो छवि रही है, ठीक है, सबसे सुंदर छवि रही है, वह किसकी रही है? डाक विभाग की रही है पत्रों के आदान प्रदान में। इसकी एक खास वजह भी है। कौन सी वजह है? कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर घर तक इसकी पहुंच है। डाक विभाग जो है वो क्या करता है, वो इन पत्रों को सही समय पर सही पते पर पहुंचाते हैं और लोगों को जोड़ने का काम ये एक कड़ी के रूप में ये काम करते हैं। घर घर तक इनकी पहुंच है, मतलब कि चाहे किसी भी जगह कोई भी पता हो, तुरंत वहां पर डाकिया पहुंच जाता है और उनकी वो अच्छी छवि जो है वो इस कार्य को और अधिक सुंदर बनाती है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, मतलब कि चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई देहाती कोई ग्रामीण क्षेत्र, कहीं ऐसा कोई निर्जन स्थान भी होता है जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या होती है, ढाणियाँ वगैरह जहाँ बनी होती है, मतलब ऐसे गांव, तो शहरों से लेकर शहरों की बड़ी बड़ी हवेलियों से, आलीशान बंगलों से लेकर के और कहीं मतलब जहाँ पर नाम मात्र की जनसंख्या होती है, रेगिस्तानी इलाके होते हैं, देहाती क्षेत्र होते हैं, वहाँ तक भी इनकी पहुँच होती है और वहाँ पर भी ये समय से पत्र पहुँचाते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी रेगिस्तान या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। देखिए, जो जैसे लेह लद्दाख का क्षेत्र है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है माना जाता है, पहाड़ियों से, बर्फीली पहाड़ियों से ढका रहता है, बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन है, वहाँ के लोग बहुत कठिनाइयों में जीवन जीते हैं। ऐसे स्थानों पर भी हमारे ये जो डाकिये हैं, डाक विभाग की ये जो सेवा है, ये इसी प्रकार से जारी है और डाकिये वहाँ ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में, दुर्गम स्थानों पर भी समय पर डाक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर
संचार के जो आधुनिक साधन हैं वे भी काम नहीं करते हैं, वहाँ पर इन पत्रों का ही महत्वपूर्ण स्थान है संपर्क साधने में। ठीक है, तो एक दो नहीं करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जो दूर दराज के जो लोग हैं, मतलब बहुत जो गाँवों में भी जो बहुत ही ढाणियों में अंदर तक रहते हैं और जिन मनी ऑर्डर एक माध्यम है उनके जीवन चलाने का, और लोग मतलब वहाँ के जो लोग हैं वे कहीं और नौकरी करते हैं तो वहाँ से जो वो रुपया पैसा भेजते हैं वो भी उस पत्र के माध्यम से ही भेजते हैं। इस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर इनका मतलब कि बहुत मान सम्मान होता है, आदर होता है। किसी देव के, किसी ईश्वर के दूत से इनको कम नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये उनके परिजनों की, उनके परिवारजनों की चिट्ठियाँ लेकर के आते हैं, उनके मनी ऑर्डर लेकर के आते हैं। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को ये उनके पत्रों को पढ़कर भी सुनाते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे अच्छी छवि है वो इन डाक विभाग में काम करने वाले डाकिया की है और एक तरह से संदेशवाहक। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसी कारण से इनको देवदूत के रूप में देखा जाता है और एक प्रकार से इनका पारिवारिक नाता भी इनसे बन जाता है। ठीक है, पारिवारिक संबंध बन जाते हैं डाकियों से। रेगुलर जब ये डाक लेकर के आते हैं, उनको पढ़ करके सुनाते हैं, तो इस तरह से ये इनको भगवान के रूप से कम नहीं समझते। तो ये है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि आपने अभी जानी है, और किस प्रकार से इनका हमारे जीवन में महत्व है, किस प्रकार से इनका धीरे धीरे विकास हुआ है और नए तकनीकों के आ जाने के कारण से इनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब कुछ हमने इसके माध्यम से जाना है। और अब इसके थोड़े से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो जाहिर सी बात है कि फोन या एसएमएस के जो संदेश होते हैं वे स्थायी नहीं होते, थोड़े समय बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, परंतु पत्र में लिखे गए संदेश स्थायी होते हैं और वो हमारे हृदय के बहुत निकट होते हैं, और इसीलिए पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस के संदेश नहीं दे सकते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। तो इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम जो कि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। ठीक है, पेज नंबर 23 पर हमने पढ़ लिया था। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जापू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए एक तो स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लिया गया है, और दूसरा कि विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं 1972 से आरंभ की। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्र लेखन के लिए, और साथ में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल पत्र लेखन के विकास के लिए ही छापी जाती हैं। तो इस प्रकार से पत्र लेखन कला के लिए ये सारे विशेष प्रयास सही दिशा में किए गए हैं। ठीक है, तो आप इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम केवल 3 प्रश्नों तक का ही हमने डिस्कशन किया है। इसके आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे, और आप प्रयास कीजिएगा कि 1 से 3 तक प्रश्न के उत्तर आप स्वयं लिख सकें, और फिर हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो यह आपका आज का कार्य है।
आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आपका दिन शुभ हो।